हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे हुए होंगे। क्योंकि अब जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी, एग्ज़ाम का एक दौर वापस स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके लिए जाएंगे। जैसे सीईटी वाला हो गया आपका, ठीक है, एलडीसी वाला हो गया, 10+2 सीईटी अलग से होगा, ग्रेजुएशन वाला सीईटी अलग होगा, पुलिस कांस्टेबल हो गया आपका। इसके अलावा पटवारी वाली वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यानी बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने आने वाली है। तो इसलिए कह रहा अब से आप अपनी स्टडी में अच्छे से लग जाइए। क्योंकि जब समय होता है ना तो तैयारी अच्छे से होती है, जब समय नहीं होता तो फिर तैयारी आपको पता कैसी होती है, ठीक है। इसलिए बस यही है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और सिलेक्शन लेना हो तो अच्छे से मेहनत करें। तो आज अपन जो डिस्कशन करने वाले आरपीएससी द्वारा लिया गया स्टैटिक ऑफिसर का जो पेपर है, जो कि 2024 में हुआ था, उसमें बेहतरीन सवाल आपके पूछे गए थे। उन बेहतरीन सवालों को अपन हल करने वाले हैं। पहला सवाल आपके सामने है। इससे पहले मैं बता दूं, आप कोई सी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर 2024 में आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। मेरे इस चैनल पर आरपीएससी के जो पुराने पीवाईक्यू है और आरएसएसबी बोर्ड के जो पुराने प्रश्न पत्र है वो सभी हल कराए हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने है, छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? तो छप्पन का बेसिन कहाँ स्थित है, आप सभी को पता होगा। छप्पन का बेसिन जो स्थित है, चंबल बेसिन में, माही बेसिन में, लूनी बेसिन में, या फिर आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छप्पन का मैदान जो पड़ता है माही बेसिन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अभी? माही बेसिन के अंदर, ठीक है। छप्पन का जो बेसिन पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? माही बेसिन के अंदर पड़ता है। क्लियर है? अब देखो, थोड़ा सा मैं माही बेसिन के बारे में अच्छे से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, 4 भौतिक प्रदेश है, उसमें से एक भौतिक प्रदेश है आपका पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्लियर है? इसी का हिस्सा है आपका माही बेसिन। तो इसके पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई ना आपकी, वो नूतन महाकल्प में हुई। नूतन महाकल्प, ठीक है, नूतन महाकल्प, जिसे आप चतुर्थक महाकल्प भी कह सकते हो। इंग्लिश में बात करें तो नियोजिक एरा, नियोजोइक एरा, नियोजोइक एरा कह सकते हो, नियोजोइक एरा, ठीक है। नूतन महाकल्प के तो, या चतुर्थक महाकल्प के तो, या नियोजोइक एरा के तो, बात एक ही, ठीक है। तो नूतन महाकल्प के कौन से काल में? नूतन महाकल्प के प्लास्टोसीन काल में। कौन से? प्लास्टोसीन। देखो मैं आपसे लिख देता हूँ अच्छे से, प्लास्टोसीन काल। कौन सा? प्लास्टोसीन काल के अंदर, ठीक है, काल में गंगा और यमुना द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी, ठीक है, जो जलोढ़क, जो उसके निक्षेप से जो जमा हुआ ना, उसी से आपका पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पूर्वी मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका है 23.46%। कितना? 23.46%। क्लियर है? और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो आपको पता होना चाहिए, 40% जनसंख्या आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के 10 जिले शामिल है। कितने? 10 जिले शामिल है। अब कुछ नए ज़िले और शामिल हो गए तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। देखो, पहले मैं 10 जिले आपको बता देता हूँ। एक तो आपका सवाई माधोपुर, करौली, करौली के बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद टोंक, टोंक के बाद आपका भरतपुर, भरतपुर के बाद आपका जयपुर, जयपुर के बाद आपका करौली, करौली के बाद आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आपका बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं। ये 10 जिले तो पुराने। अब देखो, सवाई माधोपुर का गंगापुर सिटी भी शामिल हो गया, 11 जिले हो गए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका भीलवाड़ा का शाहपुरा भी शामिल हो गया, भीलवाड़ा का शाहपुरा, 12 जिले हो गए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो भरतपुर का डीग भी शामिल हो गया, 13 जिले हो गए, ठीक है। भरतपुर का डीग भी शामिल कर लिया गया। और जयपुर की बात कर लूँ तो जयपुर के एक तो दूदू, दूदू के अलावा जयपुर ग्रामीण, तो कितने हो गए टोटल? 15 जिले हो गए। ये 15 जिले अब आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल है नए जीके के अनुसार, ठीक है। पुराने जीके में तो 10 ही शामिल थे और नए जीके के अनुसार बात कर ले तो 15 जिले शामिल होते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ, पूर्वी मैदानी प्रदेश को जो है ना 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपका माही बेसिन,
दूसरा बनास बाणगंगा बेसिन, एक आपका चंबल बेसिन। कहीं कहीं 4 भागों में बांटा, बनास और बाणगंगा बेसिन को अलग अलग बताया। तो माही बेसिन में देखो, जो डूंगरपुर और प्रतापगढ़, सॉरी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य में जो माही नदी है ना, माही नदी के किनारे पर 56 नदी नाले या 56 ग्रामों का जो समूह है ना, वो 56 का मैदान कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? 56 का मैदान क्या है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे 56 नदी नालों या 56 ग्रामों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। जबकि देखो सवाल ऐसा आ जाओ कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो 56 की पहाड़ियाँ स्थित है सिवाना में, ठीक है, सिवाना बाड़मेर। और 56 का मैदान जो स्थित है वो डूंगरपुर, सॉरी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है, ये आपको बताना कि जो कौन सी नदियाँ है जो अपना पानी जो है कच्छ के रण के अंदर ले जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी बनास और लूनी नदी ये अपना पानी कहाँ उड़ेलती है? कच्छ के रण में उड़ेलती है। कहाँ उड़ेलती है भाई? कच्छ के रण के अंदर उड़ेलती है। देखो लूनी नदी की अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहले तो लूनी नदी को सागरमती नदी कहता है। क्या कहते हैं भाई? सागरमती नदी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, जहाँ से ये निकलती है कुछ दूर तक चलती है, तब तक इसका जो प्रारंभिक नाम होता है वो सागरमती होता है। फिर एक छोटी सी नदी होती है जो गोविंदगढ़ से निकल कर आती है, सरस्वती नदी। दोनों धाराएं जब आपस में मिलती है उसके बाद से इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ वैदिक साहित्य में से मरुद्रव्यता कहा गया है, और कालिदास ने इसे अंत्य सलीला कहा है। कौन सी नदी को? लूनी नदी को। ठीक है, बाकी इस नदी को आदि खारी आदि मीठी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये 6 जिलों के अंदर बहती है। अजमेर, अजमेर से जाती है नागौर, नागौर से जाती है पाली, पाली से जाती है जोधपुर, जोधपुर से जाती है बाड़मेर, बाड़मेर से जाती है जालौर। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ अपना पानी उड़ेलती है। तो ये कच्छ के रण में उड़ेलती है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लूँ तो इसकी कुल लंबाई जो है एनसीईआरटी की किताबों के अनुसार तो 356 किलोमीटर लंबी है, जबकि राजस्थान वाटर रिसोर्सेज सर्वे के अनुसार 495 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 495 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 330 किलोमीटर भी। कितनी? 330 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको याद रखना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो पश्चिम बनास नदी के बारे में भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ मैं। पश्चिम बनास नदी जो है ना, ये आपकी निकलती है नया सानवरा गांव। कौन सा गांव? नया सानवरा गांव। नया सानवरा गांव सिरोही से। कहाँ से निकलती है? नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है। ठीक है, और ये भी अपना पानी कहाँ ले जाती है? कच्छ के खाड़ी के अंदर ले जाती है। लेकिन इसकी एक खास बात है, गुजरात का जो डीसा शहर है, कौन सा शहर? डीसा शहर। ये डीसा शहर जो है ना इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर? डीसा शहर। ठीक है, दूसरी मैं बात कर लूँ तो एक परियोजना भी बनी हुई है जिसे पश्चिमी बनास परियोजना के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी नदी के ऊपर ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले आता है? तो बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो नागौर, जोधपुर ये तो आपके रेगिस्तानी ज़िले होंगे, या तो पहले आता ही नहीं है। पाली, चूरू ये भी बीच वाला हो गया। हनुमानगढ़, गंगानगर बिल्कुल नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो मानसून आता है ना वो दक्षिणी पूर्वी से आता है। दक्षिणी पूर्वी सबसे पहले जिले स्वयं माधोपुर और करौली आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तो अरब सागर की शाखा होती है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। अरब सागर की शाखा से जो बरसात मिलती है कुल 10% मिलती है, जबकि बंगाल की खाड़ी से जो बरसात मिलती है वो 90% मिलती है। कितनी? 90%। ठीक है, और राजस्थान की जो औसत वर्षा है वो कितनी है? 57.51% है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात होती है झालावाड़ में। कौन से ज़िले में होती है? झालावाड़ में। अगर स्थान पूछ ले जावे, स्थान अलग होता जिला अलग होता, तो स्थान पूछ ले जाओ तो माउंट आबू में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, क्या होती है? माउंट आबू के अंदर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और सबसे कम बरसात कौन से ज़िले में होती है? तो जैसलमेर। कौन से ज़िले में होती है? जैसलमेर में सबसे कम बरसात आपकी होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है?
तो 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है एरिडी मृदा, जिसे एरिडोसोल कहते हैं अपन, है ना। अब देखो मैं बता देता हूँ, ये आपका राजस्थान है, ठीक है। अब देखो राजस्थान को अपन 5 भागों में बांट लेते हैं। ये आपकी अरावली है, ठीक है, ये आपकी अरावली है, और ये आपका शुष्क प्रदेश, ये अर्ध शुष्क प्रदेश, ये आपका पूर्वी मैदान हो जाएगा इधर, ठीक है। ये इधर आपका हाड़ौती का प्रदेश हो जाएगा पूरा, ठीक है, और ये आपका पूर्वी मैदान हो जाएगा। तो मिट्टी के वैज्ञानिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला कि मैं आपको बता देता हूँ, एक तो है आपकी एंटीसोल, एक है एरिडोसोल। एरिडोसोल मृदा जो पाई जाती है अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, एंटीसोल जो पूरे रेगिस्तान में पाई जाती है। और यहाँ पर अरावली के आसपास जो आपकी मृदा पाई जाती है ना, वो इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है, जबकि हाड़ौती के पठार में पाई जाती है वर्टिसोल। किस प्रकार की? वर्टिसोल प्रकार की, ठीक है। और अल्फीसोल मृदा आपके पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। कौन सी मृदा? अल्फीसोल सोइल जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? आपकी पूर्वी मैदान के अंदर पाई जाती है। अब आपको कमेंट करके बताना कि सिरोजम मृदा राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 5वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। देखो इसमें पहला आपको इन चोटियों की ऊंचाई याद होनी चाहिए। अगर आपको ऊंचाई याद है तो फिर आपको इनको बिल्कुल घटते हुए क्रम में आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सारी चोटियों की ऊंचाई के साथ मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं खोकी। खोकी जो ऊंचाई है आपकी 920 मीटर है, ठीक है, क्लियर है। खोकी कितनी ऊंचाई है? 920 मीटर, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बबई की। बबई की जो ऊंचाई है वो 780 मीटर है। कितनी है भाई? 780 मीटर, ठीक है। तारागढ़ की मैं बात कर लूँ तो 870 मीटर अजमेर वाला तारागढ़। और ऋषिकेश की मैं बात कर लूँ तो सिरोही में पड़ती है 1017 मीटर ऊंची, ठीक है, 1017 मीटर ऊंची है। अब देखो मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, तो इसका क्रम जो है घटते क्रम में इसको पहले सेट कर लेते। तो इसमें सबसे पहले तो हो जाएगी आपके डी के बाद फिर आपका हो जाएगा कौन सा? डी ए देखो ऑप्शन नंबर 2 में आपको नज़र आ रहा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा DACB, ठीक है, DACB, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मैं आपको राजस्थान की कुछ और चोटियाँ बता देता हूँ जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो आपको याद भी रखनी होती है। तो देखो सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेता हूँ तो गुरु सीकर है। कौन सी है भाई? गुरु सीकर की जो ऊंचाई आप सभी को पता है 1722 मीटर, 1722 मीटर, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी सैर। कौन सी आती है? सैर की जो ऊंचाई है ना वो 1597 मीटर है। कितनी है भाई? 1597 मीटर, ठीक है। फिर आती है आपकी दिलवाड़ा। कौन सी आती है? दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है 1442 मीटर है, ठीक है। ये तीनों ही चोटियाँ गुरु सीकर, सैर, दिलवाड़ा, ये कहाँ पड़ती है? सिरोही में पड़ती है। उसके बाद चौथी सबसे ऊंची चोटी होती है आपकी जरगा की जो ऊंचाई है ना, जरगा की जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है, ठीक है। और ये जरगा पड़ती है आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। फिर आपकी आती है अचलगढ़। मैं बिल्कुल क्रम से बता रहा हूँ, बिल्कुल याद कर लेना आप। कभी अगर आपको आरोही या अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। अचलगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ तो अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर, ये आपके सिरोही में पड़ती है। अचलगढ़ के बाद मैं बात कर लेता हूँ कुंभलगढ़ की। तो कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है ना आपकी वो 1224 मीटर है। कितनी है भाई? 1224 मीटर, ठीक है। कुंभलगढ़ के बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो आपको याद रखना है रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है आपकी कितनी है? 1055, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लूँ तो ऋषिकेश की जो ऊंचाई है 1017 मीटर। फिर कमलनाथ चोटी की ऊंचाई बता देता हूँ 1001 मीटर है, ठीक है। फिर सज्जनगढ़ आ जाता है आपका, कौन सा? उदयपुर वाला, जिसकी ऊंचाई है 938 मीटर। सज्जनगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर है, ठीक है। तो ये सारी चोटियों की जो ऊंचाई बताइए याद रखना आप, अक्सर यहाँ से आपका सवाल बनता है। अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है? देखो अगर सदाबहार वन आपको पूछ ले जाओ तो राजस्थान में एक ही ऐसी जगह है जहाँ सदाबहार वन पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में बरसात कम होती है तो सदाबहार वनों के चांसेस कम ही रहते हैं।
तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था माउंट आबू। तो सदाबहार वन भी कहाँ पाए जाएंगे, माउंट आबू के अंदर ही सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। मक्का जो उत्पादित होता है राजस्थान में, देखो दक्षिणी राजस्थान वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पर मक्का होता है, ठीक है। और मक्का के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो लाल लोमी मृदा है। लाल लोमी मृदा भी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, और मक्का की जो खेती भी है वो भी दक्षिण राजस्थान में ही की जाती है। क्लियर है। और मक्का की जो किस्म है, एक तो आपकी माही धवल, याद रखना आप, माही धवल बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और एक आपका माही कंचन। माही कंचन, ये दोनों ही जो किस्म है, ये दोनों ही मक्के की किस्म है। एक राजकिरण जो है जौ की किस्म है, ठीक है। और एक मैं आपको बता देता हूँ माही सुगंधा। माही सुगंधा जो है वो चावल की किस्म है। किसकी है भी, चावल की किस्म है। तो ये फैक्ट याद रखना, माही सुगंधा और माही धवल कंचन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन आपका। एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ मुख्य जीव है, ठीक है। तो देखो सुंदा माता, सुंदा माता जो मुख्य वन्य जीव पाया जाता है, ये भालू। सुंदा माता में कौन सा पाया जाता है, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र में भालू पाया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखो रोटू। रोटू के अंदर जो पाया जाता है, रोटू नागौर में पड़ता है। रोटू के अंदर जो पाया जाता है ना आपका, रोटू की मैं बात कर लूँ तो चिंकारा पाया जाता है। कौन सा, चिंकारा, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ आप। इसके बाद मैं बात कर लूँ तो बीड़ झुंझुनू। बीड़ झुंझुनू में आपका खरगोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खरगोश। और बिसलपुर के अंदर आपके काले हिरण पाया जाता है, ठीक है। ताल छापर में भी काले हिरण है और बिसलपुर में भी काले हिरण। एक बार वापस से बताते तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता ही है, ठीक है। देखो सुंदा माता अभ्यारण्य में आपका भालू पाया जाता है, रोटू में आपका चिंकारा पाया जाता है, बीड़ झुंझुनू में खरगोश पाया जाता है, और बिसलपुर में आपका काला हिरण पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है। तो देख लेते हैं अपन। नहरी सिंचाई, अति पशुचारण, मृदा अपरदन, पवन ऊर्जा परियोजनाएं, वनों की कटाई। तो इसमें देखो, एक तो अतिचारण है आपका, दूसरा मृदा अपरदन भी है आपका, और वनों की कटाई भी है। तो ये 3 जो है देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 3 में दिए हुए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई नहरी सिंचाई से तो मरुस्थल बढ़ता है, कम थोड़ी होता है, ठीक है। और पवन ऊर्जा का तो इससे मरुस्थल से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए आपका बी, सी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है, कौन से जिले से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सावन भादो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सावन भादो परियोजना का संबंध है कोटा जिले से। अब देखो आज सारे फैक्ट मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। सावन भादो से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, कई बच्चों ने कहा भी है, तो आज सारा क्लियर कर देते हैं। देखो सावन भादो परियोजना पूछ ले, या सावन भादो बांध पूछ ले, बांध या सावन भादो नहर पूछ ले, तीनों ध्यान रखना। सावन भादो बांध, सावन भादो परियोजना, सावन भादो नहर, ये तीनों ही पढ़ते हैं आपके कोटा में। क्लियर है। सावन भादो सिंचाई परियोजना, सावन भादो नहर, सावन भादो परियोजना और बांध, ये कहाँ पढ़ते हैं, तो तीनों ही कोटा के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा देखो अब मैं बताता हूँ, सावन भादो झरना, सावन भादो झरना कहाँ पड़ता है, तो सावन भादो जो झरना पड़ता है ना आपका, सावन भादो झरना कह दो या फिर आपका जल प्रपात कह दो, दोनों एक ही बात है। तो ये पड़ता है आपका जोधपुर में। कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, जोधपुर में। क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूँ सावन भादो महल। सावन भादो महल कहाँ पड़ता है, तो देखो सावन भादो महल की अगर मैं बात करूँ ना, तो सावन भादो जो महल पड़ता है आपके कहाँ पड़ता है, तो सावन भादो महल आपका पड़ता है कहाँ पर, डीग भरतपुर में। कहाँ पड़ता है भाई, डीग भरतपुर में, ठीक है। अब पहले ये डीग भरतपुर में था, लेकिन अब नया जिला बन गया तो भरतपुर नहीं लगाएंगे आगे अपन, ठीक है। डीग महल का, सावन भादो महल कहाँ पड़ते हैं, डीग में पड़ते हैं, डीग जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या अगला फैक्ट आपका क्वेश्चन नहीं है। सावन भादो झील कहाँ पड़ती है, तो सावन भादो झील जो पड़ती है ना, ये पड़ती है अचलगढ़ में। ध्यान से सुनना, ये कई बार एग्जाम्स में बना हुआ है, इसलिए मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न आप क्लियर कर देता हूँ। सावन भादो रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
सावन भादो झील कहाँ पड़ती है? अचलगढ़ सिरोही में पड़ती है। और सावन भादो कड़ैया ये आपके देशनोक बीकानेर में पड़ती है। सावन भादो कड़ैया कहाँ पड़ती है? देशनोक बीकानेर में, करणी माता के मंदिर में। और एक आपको सावन भादो उद्यान है जो कि जयपुर में पड़ता है, रामविलास बाग जयपुर में, रामविलास बाग जयपुर के अंदर, ठीक है। तो एक बार वापस से बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर कर लेना। सावन भादो बांध कोटा में, सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में, सावन भादो नहर कोटा, सावन भादो झरना जोधपुर, सावन भादो महल डीग, सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही, सावन भादो कड़ैया देशनोक, सावन भादो उद्यान जयपुर। तो ये सारे मैंने बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है, देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी को पता है, अंता। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंता कहाँ पड़ता है? तो अंता पड़ता है आपके 12 के अंदर। कहाँ पड़ता है भाई? 12 में, ठीक है। शहरिया जनजाति का निवास भी कहाँ है? 12 के अंदर है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है कहाँ पर है, 12 में। और कांबा जो चोटी पड़ती है ये भी आपके 12 में पड़ती है। कांबा चोटी कहाँ पड़ती है? भी 12 के अंदर पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा अमर सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? अमर सागर परियोजना। इसका निर्माण कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? जैसलमेर के अंदर हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब कमेंट करके आपको बताना कि बीतड़ी परियोजना कौन से जिले के अंदर पड़ती है। बीतड़ी परियोजना कौन से जिले में पड़ती है? अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, 5 जिले। कितने भाई? 5 जिलों की जो जनसंख्या कुल मिलाकर 28% से अधिक है, ठीक है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की छतरी आप सभी को पता अलवर में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? विनय सिंह के द्वारा। बख्तावर की जो पासवान रानी थी मूसी महारानी, उनकी स्मृति में करवाया गया था। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो देखो, कांकरेज गाय की नस्ल है, मालवी गाय की नस्ल है, सांचोरी गाय की नस्ल है, लेकिन सिरोही जो है ना ये बकरी की नस्ल है आपकी, ठीक है। सिरोही जो है बकरी की नस्ल है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब शहरी बकरी की कौन सी नस्ल को शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी शहर में भी पाली जाती है? कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो मिशन निर्यातक बनो जो स्टार्ट किया गया था वो बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ 2021 में स्टार्ट किया था, 2021 में। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 17वें क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं अपन। यूरेनियम रोहिल में बिल्कुल सुमेलित है, फेल्सपार मकरेडा में बिल्कुल सुमेलित है, बेरिलियम चंबागुड़ा में बिल्कुल सुमेलित है, लेकिन टंगस्टन जामसर में नहीं है भाई। जामसर में तो जिप्सम है। जामसर में क्या है? जिप्सम, ठीक है। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है आपके? एक तो डेगाना और दूसरा आपके सिरोही के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना। तो चंपागुड़ा आपका कहाँ पड़ता है? कमेंट करके बताना मुझे कौन से ज़िले में चंपागुड़ा पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से फिर आपके करंट अफेयर के सवाल पूछेंगे, तो करंट अफेयर के सवाल मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि पुराना हो गया, पुराना करंट अफेयर पूछा नहीं जाता। अब मैं आपको सीधा ही हिस्ट्री वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। अगले पार्ट में कराऊंगा 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के। यहाँ तक आपके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो हल करवा दिए। क्लास कैसी लगी? बेहतरीन क्लास लगी है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। चलो जाते जाते मैं आपको, देखो सावन भादों को तो फैक्ट मैंने आपको करवाई दिए थे। अब मैं आपको राजस्थान में एक 9 लखा फैक्ट भी पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो 9 लखा झील, ये 9 लखा झील जो कहाँ पाई जाती है, कहाँ है? तो 9 लखा झील कौन से ज़िले में? तो आपको याद रखना बूंदी के अंदर है। 9 लखा झील कहाँ पड़ती है? बूंदी में पड़ती है, ठीक है। 9 लखा झील पूछ ले या 9 लखा बांध पूछ ले, दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? बूंदी के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। और 9 लखा मंदिर, 9 लखा जो मंदिर है आपका, 9 लखा मंदिर या 9 लखा तीर्थ, ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? तो ये दोनों ही पड़ते हैं आपके पाली के अंदर पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? पाली के अंदर, ठीक है।
और नौलखा महल की मैं बात कर लेता हूँ। नौलखा महल, ये नौलखा जो महल पड़ता है ये आपका वाइट सिटी यानी उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ नौलखा झालरा। नौलखा जो झालरा पड़ता है ना, ये जोधपुर में पड़ता है भाई। नौलखा झालरा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके जोधपुर में। नौलखा झालरा कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। क्लियर है? इसके अलावा देखो नौलखा से रिलेटेड फैक्ट और है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। नौलखा बावड़ी, कौन सी बावड़ी है? नौलखा बावड़ी। नौलखा जो बावड़ी है ना, ये कहाँ पड़ती है? तो नौलखा बावड़ी पड़ती है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर के अंदर पड़ती है। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ नौलखा सरोवर। नौलखा जो सरोवर पड़ता है ना आपका, ये पड़ता है बारा के अंदर। कहाँ पड़ता है? नौलखा सरोवर। नौलखा सरोवर जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है बारा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बारा में। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो नौलखा दुर्ग। नौलखा दुर्ग जो पड़ता है ना आपका, ये पड़ता है झालरा पाटन झालावाड़। नौलखा दुर्ग, नौलखा दुर्ग ये कहाँ पड़ता है? तो नौलखा दुर्ग ये पड़ता है झालरा पाटन, जो कि झालावाड़ में पड़ता है। झालरा पाटन, ठीक है, आप देख लेना। इसके अलावा नौलखा बुर्ज, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है भाई। ठीक है, नौलखा बुर्ज कहाँ पड़ता है? तो नौलखा बुर्ज पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। और नौलखा दरवाज़ा अगर आपसे पूछ ले कि नौलखा दरवाज़ा कहाँ पड़ता है, तो नौलखा दरवाज़ा पड़ता है रणथंभौर में। तो ये नौलखा से रिलेटेड जितने फैक्ट थे ये मैंने क्लियर करवा दी। ज़रूर याद रखना, ऐसे सवाल बनता है और कन्फ्यूज़न भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करना और मुझे सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।